राज्य का जाना माना हत्याकांड अंकिता हत्याकांड में अभियुक्तों की पैरवी करने वाले अमित सजवान हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर मामला किस दिशा में जा रहा है, कैसा जा रहा है, अभियुक्तों ने अपराध किया है नहीं किया, ये किस प्रकार उसकी पैरवी कर रहे हैं। क्योंकि आज 13 मार्च को सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, उस पर क्या हुआ सब बताएंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। क्या कहेंगे अमित जी आप? देखिए, अब उन्होंने अपराध किया या नहीं किया ये तो न्यायालय को देखना है। हम तो केवल न्यायालय के समक्ष जो पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं उनका विश्लेषण करने में न्यायालय की सहायता करते हैं। हो सकता है कि ये निरपराध हों, निर्दोष हों और इनको गलत तरीके से फंसाया हो, तो उन सब पहलुओं पे देखा जाता है। पुलिस के द्वारा जितने भी साक्ष्य एकत्रित की जाती है उसको वो न्यायालय के सामने रखते हैं और फिर हम उसका प्रतिपरीक्षण करते हैं उन साक्ष्यों से। उसके बाद न्यायालय को देखना है कि यदि उनको अपराध करते हुए पाया जाएगा तो न्यायालय उनको सज़ा देगा, और यदि वो निर्दोष पाए जाते हैं तो फिर न्यायालय उनको छोड़ देता है। तो अधिवक्ता का काम न्यायालय के कार्यों में सहायता प्रदान करना है, इसलिए एडवोकेट को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। जी अमित जी, आपको क्या लग रहा है कि पुलिस ने जो जांच की है उसमें आपको क्या क्या कमी दिखाई दी कि ये अभियुक्त जो हैं, जिनको आरोपी भी कहा जा रहा है, अपराधी भी माना जा रहा है, आपको लग रहा है कि उन्होंने कोई गलत अपराध किया है? देखिए, जांच में जहां तक कमी की बात है तो काफ़ी कुछ कमियां तो हैं ही हैं, और इस मामले में जो एक पहलू है जिस पे कहीं पर भी पुलिस ने ध्यान नहीं दिया वो ये है कि अंकिता का एक पुरुष मित्र है पुष्पदीप, और वो पुष्पदीप अंकिता के साथ पहले भी श्रीनगर में रहा है 2-3 बार, और यहाँ पर भी इस रिजॉर्ट में 14 तारीख से 16 तारीख तक वो पुष्पदीप अंकिता के साथ एक ही कमरे में साथ में रहे हैं। तो पुष्पदीप का जाना 16 तारीख को और 18 को जो है अंकिता की मृत्यु होना, और 14 से 16 के बीच में ऐसा कुछ क्या हुआ और 16 से 18 के बीच में अंकिता और पुष्पदीप के बीच में क्या बातचीत हुई, इस बारे में पुलिस मौन है। तो ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए कि आखिर दोनों के बीच में क्या रिलेशन था। और जब पुष्पदीप अंकिता को छोड़ करके वरंतरा से गया है 16 तारीख को, तो 16 से 18 के बीच में पुष्पदीप और अंकिता के बीच में क्या बातचीत हुई, उनके बीच में व्हाट्सएप चैट क्या हुआ है, तो उन सब चीज़ों पे पुलिस मौन है। और कहीं ना कहीं ये एक संदेह व्यक्त करता है कि ये घटना कुछ और है और इसका जो एंगल है वो कुछ और है जिस पे पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। अमित जी, एक और बात सामने आई है कि 18 तारीख की रात को जो बात मिसिंग है वो खुद जो है, जो आपके पुलकित जो मुख्य आरोपी जिसको कहा जा रहा है उसकी तरफ से केस भी दर्ज किया गया कि ये मिसिंग है। बाद में पुलिस में कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि अंकिता जो है हमारे साथ जो है बैराज की तरफ गई थी, वहाँ पर हम लोगों ने साथ में खाया पिया, उसके बाद धक्का दे दिया। इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है आपको? देखिए, वो जो पुलिस के बयान हैं उनमें अभियुक्तों के बयान जो पुलिस अपनी केस डायरी में नोट करती है वो तो पुलिस कुछ भी नोट कर सकती है, उस पर न तो उनके हस्ताक्षर होते हैं और न वो साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं। हाँ, ये बात जो इन्होंने लिखित में दी थी, हो सकता है जो बात इन्होंने कही है उसमें कुछ बल हो, तो ये सारी चीज़ें तो बाद में पता चलेंगी जब सारी चीज़ें सामने आएंगी। क्योंकि इस मामले में कुछ गवाह ऐसे भी हैं जिन्होंने रात को अंकिता को वापस आते हुए रिजॉर्ट में देखा है, क्योंकि रिजॉर्ट में आने के 2 रास्ते हैं, एक सामने फ्रंट में है और एक पीछे जहाँ पर इनकी आंवला फैक्ट्री है वहाँ से एक रास्ता बना हुआ है। तो आदमी कहीं से भी लौट के आ सकता है, तो लौटते हुए इनको किसी ने, एक ही व्यक्ति ने देखा हुआ है, और उस व्यक्ति ने बाद में, शुरू में तो उसने ये बयान दिए हैं कि मैंने अंकिता को वापस आते हुए रिजॉर्ट में देखा इन लोगों के साथ में, और बाद में कुछ दिन के बाद, करीब 8-10 दिन के बाद जो है पुलिस जो है उस व्यक्ति के बयान बाद में नोट करती है, और तब वो कहता है कि मेरे ऊपर इसका दबाव था, उसका दबाव था, गांव वालों का दबाव था, और तब मेरे को पुलकित की जो धर्मपत्नी है उसने ये कहा कि तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम अपने बयान बदल लो। तो इस तरीके की बात आई है, तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो गांव वालों के दबाव में, लोगों के दबाव में, और जिस तरीके से आसपास के माहौल हुआ था उसके दबाव में उसने अपने बयानों को परिवर्तित किया है, और ये पुलिस की केस डायरी में भी है। तो इन सब का विश्लेषण जब न्यायालय के सामने होगा तभी सच्चाई का पता चलेगा। अमित जी, आपने एक और बात बताई कि 14 से लेके 16 में पुष्प वहाँ था। क्या आपको ये संदेह है कि कहीं पुष्प ही वो आरोपी ना हो जिसने अंकिता के साथ गलत अपराध किया है, अंकिता को भगाया, या कुछ ऐसी बात आपको सामने आ रही है? क्या विश्लेषण आपके द्वारा किया गया है? देखिए, हम तो केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता है।
लेकिन फिर भी जब किसी इतने बड़े गंभीर अपराध की जांच हो रही है तो पुलिस को बजाय सस्ती लोकप्रियता के बजाय हर पहलू पे ध्यान देना चाहिए। और इतना बड़ा हत्याकांड था तो इसके हर पहलू पे ध्यान देते हुए हर पहलू को देखना चाहिए था। आखिर एक लड़की है जो किसी लड़के के कहने पर इतना घर बार छोड़ करके यहाँ पर आती है और यहाँ पर वो उसके साथ खुद 14 से 16 तारीख तक वो साथ में रहा है। तो यदि कोई दुर्व्यवहार किया होता या 16 तारीख तक इनके साथ कोई गलत काम किया होता या उसको परेशान तंग किया होता तो कहीं ना कहीं ये उस बात को रखता और जब 16 तारीख तक ये साथ में था तो अंकिता को लेकर के पुलिस में शिकायत कर सकता था, कहीं पर कोई बातचीत कर सकता था, ठीक है, या उसको संरक्षित सुरक्षित उसके घर पहुंचा सकता था। तो उसका ये सब ना करना तो यही प्रदर्शित करता है कि 16 तारीख तक अंकिता इस रिजॉर्ट में खुश थी और प्रसन्न थी और इनके सानिध्य में ही थी, तो वहाँ पर प्रसन्नचित्त थी। यदि ऐसा कुछ होता तो कहीं ना कहीं वो उसको हटाता, कुछ करता, क्योंकि यही वो व्यक्ति था जिसने अंकिता की वनंतरा रिजॉर्ट में नौकरी लगाई और उसके बाद भी ये लगातार संपर्क में था। 14 से 16 तारीख तक ये उससे मिलता है। तो अगर कुछ भी होता तो अंकिता इसको बताती हो तो स्वाभाविक चीज़ है। और 16 के बाद 18 तारीख तक भी ये जो है लगातार अंकिता के संपर्क में था। लास्ट टाइम पे यानी 18 तारीख की रात को इसकी अंकिता के साथ 20 मिनट तक बातचीत हुई है और उस समय अंकिता आईडीपीएल में होना बताया गया है पुलिस के अनुसार ही। तो भाई आईडीपीएल तो एक शहरी क्षेत्र है, बैराज के पास में है, वहाँ पर पुलिस भी है, वन विभाग की चौकी भी है, उसको भी इन्होंने करीब 9 साढ़े 9 बजे क्रॉस किया है रात को। तो अगर ऐसी कोई घटना होती और 20 मिनट तक इनके बीच में बातचीत हो रही है अंकिता और पुष्पदीप के बीच में, तो उस चीज़ को ये पुलिस में शिकायत कर सकता था या तुरंत जो है पुलिस में शिकायत करता है कि अंकिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत काम हो रहा है। तो इस पहलू पर जो है पुलिस ने ध्यान नहीं दिया है और ये बड़ा गंभीर विषय है। अमित जी, एक और बात आई है, जो सीसीटीवी कैमरे बैराज में मिले हैं 18 तारीख की रात को, जो कह रहे हैं पुलिस की तरफ से ही कहा गया है कि उसमें दर्ज है कि वो रात को वो चारों जा रहे हैं, 3 तो आपके पुलकित और अंकित और सौरभ हो गया और तीसरी जो है चौथी जो अंकिता उनके साथ जा रही है, वो कितना प्रामाणिक देखते हैं आपकी, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी हमें सीसीटीवी फुटेज की कॉपी नहीं मिली है और तो जब तक हम अपनी आंखों से ना देख लें तब तक कुछ नहीं बता सकते हैं। हालांकि हमने न्यायालय में यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था, तो प्रार्थना पत्र में न्यायालय ने हमारे लिए ये आदेश किया था कि आप चाहें तो थाने में जाकर के इसका अवलोकन कर सकते हैं। फिर हमने इसकी हाईकोर्ट में रिट करी है और वो हमारी रिट स्वीकार हो गई। तो अब हमें इसकी कॉपियाँ प्राप्त होंगी और सीसीटीवी की फुटेज मिलेगी, उसके बाद देखने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। अभी जी एक और बात है कि अंकिता की जो डेड बॉडी मिली है, वो जब अभियुक्त पकड़े गए, पुलिस की गिरफ्त में आए, उसके बाद ही जो है अंकिता की डेड बॉडी मिली है। तो आपको लग नहीं रहा कहीं ना कहीं अभियुक्त फंस से जैसे गए, खुद ही जब वो पकड़ में आते हैं तभी अंकिता की डेड बॉडी मिलती है? देखिए, अभियुक्त गणों की निशानदेही पर अंकिता की डेड बॉडी नहीं मिली है, वो पुलिस ने रिकवर करी है और वो जिस समय रिकवर की है वहाँ पर अभियुक्त गण मौजूद नहीं थे। यदि अभियुक्त गण की मौजूदगी में ये रिकवरी होती, उनकी निशानदेही पे ये रिकवरी होती, तो तब एक धारा 27 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, उसके अंतर्गत तब कहीं इनके ऊपर भार बनना था और तब ये जो आप कह रहे हैं कि फंस सकते थे, तब ये कहीं फंस सकते थे। तो इनकी निशानदेही पर तो कोई बॉडी बरामद नहीं हुई है। जी। अच्छा, आपका ये कहने का मतलब है कि अगर ये मौजूद होते, जब बॉडी ढूंढ रहे होते, तब कहीं ना कहीं जो है पुलिस जो है मजबूती से अपना पक्ष रखती। यहाँ कमज़ोर कड़ी इसलिए हो गई है कि अभियुक्तों की मौजूदगी के बिना बॉडी को प्राप्त किया गया है। अब इसको कमज़ोर कड़ी कहना तो अलग चीज़ है। पुलिस साक्ष्य में इन चीज़ों को साबित करेगी कि भाई क्या परिस्थितियाँ थी और ये परिस्थितियाँ में हत्या ही हुई है या उसकी आत्महत्या हुई है। ये तो इन सब चीज़ों का तो विश्लेषण जब साक्ष्य होगा तभी पता चलेगा। आप एज अ वकील हैं, इंसान भी हैं, बहुत बड़ा मामला मीडिया में तूल हुआ, बहुत ज़्यादा बातें उठी और कोई केस लड़ने को भी तैयार नहीं हुआ। बाद में मजबूरन न्यायालय की तरफ से आपको जो है रिकमेंड किया गया कि आप इस केस को लड़िए। आपको कितना जो है समाज के बीच में चलने में थोड़ा परेशानी जैसी भी हो रही है? आपको खुद लग रहा है कि मैं इस केस को लड़ रहा हूँ, ऐसी कोई भावना आपकी, आप जो बताना चाह रहे हो जनता के बीच में? देखिए, मेरे को सरकार की ओर से नियुक्त नहीं किया गया है। मैं अभियुक्त गणों की स्वतंत्र पैरवी कर रहा हूं और मुझे जनपद पौड़ी गढ़वाल में 31 वर्ष हो चुके हैं फौजदारी की वकालत करते हुए। तो ऐसा कोई मेरे ऊपर दबाव नहीं है और हम स्वतंत्र हैं। हम केवल न्यायिक कार्यों में सहायता यहाँ पर प्रदान करते हैं। तो यदि कोई हत्याकांड हुआ है, उसमें सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला तो न्यायिक जो अधिकारी हैं उनको करना है। हम तो केवल मुलजिमों का पक्ष रखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और जब सारी चीज़ें
संदेह से परे हो जाएंगी, उसके बाद ही तब यहाँ पर फैसला होगा। बाकी हम अपना स्वतंत्र काम कर रहे हैं। और हाँ, पहली बार मैंने यहाँ पर देखा है कि कुछ लोग जो इसमें अंकिता हत्याकांड को लेकर के मास फंडिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लोगों से चंदा ले रहे हैं, जिनके ऊपर SIT ने भी आरोप लगाया है, वो लोग अंकिता के माँ बाप को भड़का करके मेरे खिलाफ तरह तरह के बयानबाजी करवा रहे हैं, अपने फेसबुक पेज में उनको चलवा रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा आज तक तो नहीं हुआ। इतने सालों की वकालत कर ली। देखिए, अधिवक्ता का काम है पैरवी करना। अगर इनको मुलजिमों की तरफ से अगर कोई अधिवक्ता, उसके परिजन अधिवक्ता नहीं कर पाते, तो तब सरकार उनको अधिवक्ता उपलब्ध करवाती, तो तब भी तो कहीं ना कहीं पैरवी होती है। आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कसाब पकड़ा गया, तब भी सरकार ने उनको उसको जो है सरकारी वकील उपलब्ध करवाया है। तो यहाँ पर तो एक चीज़ ये बहुत बढ़िया है कि कम से कम सरकार की जो पब्लिक मनी है वो वेस्ट नहीं हो रही है, और पब्लिक मनी की बजाय जो है, जो अभियुक्त गण के परिजन हैं वो इसमें हमारी फीस दे रहे हैं, और उस पर हम यहाँ पर मुकदमा को लड़ रहे हैं। अमित जी, एक और सवाल जाते जाते, आज सौरभ भास्कर की जो है जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। आपको लग रहा है कि सौरभ भास्कर वो अभियुक्त है जिसको ज़बरदस्ती फंसाया गया है, जो सबसे पहले उसकी जमानत याचिका पर ही सुनवाई हो रही है? देखिए, अब हमारे हिसाब से तो जिस हिसाब से केस डायरी का मैंने अवलोकन किया है और मुलजिमों के पक्ष को सुना है, तो हमारे हिसाब से तो सभी अभियुक्तगणों को इसमें झूठा फंसाया गया है, और पुलिस के द्वारा जो सही तथ्य हैं उनकी जांच नहीं की गई है। केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए जो है इस मुकदमे में पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, केवल बयानबाजी करने के लिए, मीडिया में सामने आने के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए जो है इस मुकदमे को इस तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं, जबकि एक ये सामान्य मुकदमा है। और अंकिता जैसी बहुत सी और भी यहाँ पर महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरीके का अत्याचार हुआ है पूरे प्रदेश में। तो सभी मामलों में पुलिस इस तरीके की पैरवी नहीं कर रही है। सभी मामलों में अच्छी पैरवी होनी चाहिए, सही पैरवी होनी चाहिए, और सभी मामलों में पुलिस को जैसी सक्रियता इस मामले में दिखा रही है, ऐसी सक्रियता सभी मामलों में दिखानी चाहिए। कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए कि ये हमारा विशेष मामला है और ये हमारा जो है विशेष नहीं है। भाई, इसमें सामान्य और विशेष की क्या बात है? यहाँ पर इस मामले में उन्होंने विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त किए गए हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सभी मामलों को देखिए, सरकार के लिए जैसे एक माता पिता के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, वैसे ही सरकार की नज़र में सारे मामले जो हैं बराबर होने चाहिए। सारी अंकिताएं जिन जिन के साथ इस प्रदेश में अंकिता जैसी घटनाएं हुई हैं, सब उसके लिए बराबर होनी चाहिए। और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी ऐसी घटनाएं होनी चाहिए, वहाँ पुलिस को, सरकार को संवेदनशील होते हुए सभी मामलों की प्रभावशाली पैरवी करनी चाहिए। आपका ये हमारे साथ अमित सजवान जी थे, जिनका साफ साफ ये कहना है कि पुलिस की कमज़ोर पैरवी से कहीं ना कहीं अभियुक्तों को जो है फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने ढंग से पैरवी नहीं की या कुछ और मामला है, इस तरीके के सजवान जी ने हमारे सामने बात रखी। आज सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर सुनवाई थी, आंवला न्यूज़ पहुंचा था, इसलिए सजवान जी से विशेष अनुरोध करके उनसे बातचीत जाननी चाहिए कि आखिर मामला है क्या। उसको विस्तारता से, गंभीरता से आप भी देखें और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दर्ज कीजिए। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, कोटद्वार न्यायालय में हूं और आपको राय देने के लिए विशेष आग्रह भी कर रहे हैं। धन्यवाद जी सर।